नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया है, तो मुझे लगता है गुड न्यूज़ जो है, जितने सारे मतलब एज ए बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है, जितने सारे लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है। और जो लोग इन्वेस्टर है उसके लिए शायद मुझे लगता है कि एक गुड न्यूज़ ना भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अपडेट क्या है वो देख लीजिए। देखिए, बताया जा रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंक्रीज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। मतलब फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दिया गया था वो उससे भी यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। मतलब क्या है, देखिए पहले था 7.50% के आसपास। वो अभी बेनिफिट एडिशनल बेनिफिट मिलेगा 0.50 के आसपास, मतलब 8% के आसपास यहाँ पे टोटल अभी इंटरेस्ट मिलने वाला है। और वो भी 9 मंथ मंथ के टर्नओवर रेशियो के हिसाब से। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा बनने का कारण है, मतलब बढ़ाने का कारण है कि कंपनीज को देखिए, बताया जा रहा है कि द फॉर जनरल कस्टमर्स उज्जीवन जो मतलब कंटिन्यू कर रहा है, ऑफर फॉर द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 8.25% है। और वही अगर 12 मंथ टर्नओवर के लिए, और सीनियर सिटीजन जो है उसके लिए 8.75%, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% का जो स्कीम है उसको परसेंटेज वाइज बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल आप कहेंगे सर इसमें आप तो बोल रहे थे कि गुड न्यूज़ है, चलो ठीक है, बैड न्यूज़ कौन सा है? देखिए, बैड न्यूज़ यही है कि अगर मैं कंपनी के टोटल जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से एक डेटा दिखा दूँ तो आपको पूरा का पूरा मतलब इस कंपनी के व्यू के बारे में पता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कितना है, 6.74%। मतलब कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपनी कितने मार्केट से पैसा उठा रहा है, उस पैसे से कंपनी लोगों को इंटरेस्ट कितना वापस कर रहा है, वो है कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। तो जितना कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कम होगा उतना ही बैंक के लिए खास रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर इसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी ज़्यादा है आपको लग रहा है, तो एच डी एफ सी बैंक का क्या है वो एक बार दिखा दीजिए। चलो मैं एक बार एच डी एफ सी बैंक को भी दिखा देता हूँ, और मैं सारे डिटेल्स आपको टिकट.com साइट के ऊपर दिख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो एच डी एफ सी बैंक के बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूँ, तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप खुद ही जाकर इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैं सीधा-सीधा आपको एचडीएफसी बैंक का देखिए कितना है, 4.96। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आप कहेंगे सर एचडीएफसी बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है। हाँ, छोटे बैंक का भी आप रेशियो को चेक करना, वहाँ पे भी आपको उज्जीवन बैंक से भी कम देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जितना कम होगा, आपके ऊपर जितना लोन कम होगा, तो आप उतना ही चैन से जी सकते हैं। लोन ज़्यादा होगा तो आपका मतलब रात-दिन एक हो जाएगा। आपको हर टाइम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चिंता सताएगा। तो इस हिसाब से बैंक का लोन्स तो बढ़ चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है। जो लोग बैंक के ऊपर एफडी किया है उसके लिए खुशी की बात है। मगर जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है उसके लिए थोड़ा-सा मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट्स है। क्योंकि अगर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को दे, ज़्यादा इंटरेस्ट से लो मार्केट से पैसा उठाए, तो उसको ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, तो उसके जेब में क्या बचेगा? मान के चलिए आप 5% इंटरेस्ट लेकर 100% आप अपने मार्केट से उठाया, तो आपको ₹105 देना पड़ेगा। और दूसरा ही आपका दोस्त मार्केट से ₹10 के इंटरेस्ट के साथ-साथ ₹100 लिया, तो उसको कितना देना पड़ेगा? ₹110। तो आपसे ₹5 ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो फ़ायदा किसका होगा? आपका कि आपके दोस्त का? तो सेम टू सेम यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा। तो बेसिकली मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे वीकनेस पॉइंट लगा, बाकी मार्केट में इस तरीके से तो काम करना ही होगा, क्योंकि जो बैंक के पास फंडिंग कम आ रहा है, तो उसको मार्केट से फंडिंग उठाने के लिए तो उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर एफडी करे, तो ही ज़्यादा पैसा कंपनी के हाथ में आएगा, उसके बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या उज्जीवन बैंक के ऊपर कोई ट्रेड बना है? देखिए, ट्रेड बना था मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कब बने, उसके बाद यहाँ पे 3 बार हैंडल बटन बने। और फाइनली क्या हुआ, कंपनी नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट होने से पहले ही कंपनी नीचे आ रहा है, और इसी के बीच में एक ट्रेड भी मिला, एक बाइंग का रेंज ट्रेड मिला। मतलब फर्स्ट जो एंट्री लेवल होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। दूसरा यहाँ पे एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड यहाँ पे निकल कर आ रहा है, आप इस ट्रेड को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, मैं एक बार कलर को चेंज कर रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। आप देख सकते हैं कितना 24% का रेंज मिले, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल मिले,
उसको टोटल 24% का रेंज मिले और 24% का रेंज के बेसिस में कंपनी इसके ऊपर देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेंडिंग हुआ था, उस ट्रेंडिंग के बेसिस में कंपनी नीचे आए, इस लेवल को टच किया, तब यहाँ पे एंट्री बने और उसके अकॉर्डिंग कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गए, तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है और जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है क्योंकि वही लेवल तक आ चुके हैं, जो कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है और वो भी 40 का लेवल। आप देख लीजिए सपोर्ट कहाँ पे है। अगर देखेंगे हिस्ट्री को चेक करके तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वही सपोर्ट के हिसाब से मिला। तो अभी कंपनी का अगर करेक्शन हुआ तो एक बहुत बड़ा फॉल आ सकते हैं और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वो करीबन 33 लेवल तक आएगा क्योंकि यही पे रेजिस्टेंस बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए सपोर्ट बन सकते हैं। तो कुछ लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया, इस लेवल्स को फोकस रखिए और आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए कहने पे तो आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है, फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी का पूरा का पूरा हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। वो प्रोमोटर कौन है? एलआईसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको चर्चा किया हूँ कि इस कंपनी के ऊपर जब प्रोमोटर माल बेचेंगे तब कंपनी के ऊपर बड़ा धमाका हो सकता है क्योंकि तब इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीआईएस दोनों ही माल उठाएगा क्योंकि उसके पास तो अभी होल्डिंग ना के बराबर है, सिर्फ 0.46%, 0.16%, मतलब एकदम होल्डिंग ना के बराबर है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा तो प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और उसके अगेंस्ट में मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस के हिसाब से कंपनी के जो पैटर्न यहाँ पे दिखा, सॉरी कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न यहाँ पे दिखा, तो आज नहीं तो कल इस प्रोमोटर को माल बेचना पड़ेगा क्योंकि 94% का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके उसके हिसाब से देखा तो एफी सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग्स किसी भी प्रोमोटर के पास होना नहीं चाहिए। तो माल तो बेचना पड़ेगा, जब माल बेचेंगे तो वो उसको ओएफएस के माध्यम से बेचना होगा और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसके ओएफएस के माध्यम से माल बेचा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, इसके लिए आप जरूर वेट करिएगा क्योंकि ओएफएस आने के बाद इंस्टीट्यूशन ज्यादा होल्डिंग करने का कोशिश करेंगे क्योंकि कंपनी में दम है। क्योंकि दम में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए रेवेन्यूज ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। तो जब कंपनी का रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट स्ट्रांग है तो उस कंपनी के ऊपर हमेशा एक ट्रेंडिंग तो होगा। क्या सचमुच ट्रेंडिंग हो रहा है? देखिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, पहले कप बने उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने और फाइनली इसका जो टारगेट निकल कर रहा है वो एक पिक लेवल तक टारगेट लेकर चल रहे हुए 172 रुपीज के आसपास। तो 172 रुपीज के आसपास जो टोटल टारगेट निकल कर है करीबन 81% के आसपास एक बड़ा सा टारगेट लेकर चल रहे हो। अभी क्या सचमुच में इस कंपनी के ऊपर एंट्री बना? हाँ, ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, एंट्री बने, उसके बाद नीचे जा रहा है और वो इस 200 डेज मूविंग एवरेज को वो सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे एक बार टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो टेस्ट हो मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद कंपनी बाउंस बैक कर सकता है। तो आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनएचपीसी। देखिए एनएचपीसी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है जो 95,000 करोड़ का मार्केट कैप लेकर चल रहा है और ये पूरा का पूरा सरकारी कंपनी है। 67% स्टेक गवर्नमेंट के पास है और एनएचपीसी के ऊपर दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। कंपनी के ऊपर जो काम अभी चल रहा है वो बीच में थोड़ा सा खराब हो गया था और फिर से कंपनी रिकवर इस बार करने का कोशिश की। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी देखिए अभी बुरी तरीके से डाउन हुआ था, उसके बाद फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो जो ये जो करेक्शन हुआ था क्या इसके बेसिस में चार्ट में कुछ इफेक्ट आया? जी बिल्कुल आया। आप देख सकते हैं कंपनी के चार्ट में किस तरीके से करेक्शन हुआ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर रिजल्ट खराब होने के बाद भी शेयर भागते चले जा रहे हैं, मैं आपको कहूंगा उस तरीके से कंपनी के ऊपर दूरी रहेगी। अगर वो छोटे मोटे कंपनी है, बड़े कंपनी है तो वो अलग बात है। छोटे कंपनी है मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और वो कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो सोचना उस कंपनी में एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन आने वाला है। तो कंपनी के ऊपर क्या बना था? एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बटन बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर तो गया था, जिसका पिक लेवल है उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद कंपनी नीचे आया। और यहाँ से कंपनी नीचे क्यों आया? तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से नीचे आने के पीछे जो रीजन है वो है इस कंपनी का यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो इसको रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ से कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिलता है उस लेवल को रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? नेक्स्ट लेवल जो इसका आने का चांसेस है वो लेवल एक बार मैं आपके सामने मेंशन करूँ तो कुछ इस तरीके से 75 रुपीज के आसपास आने का चांसेस है क्योंकि यही लेवल को वो एक बार, दो बार, तीन बार रिटेस्ट किया उसके बाद ऊपर गया था। तो इसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट है यहाँ पे। पहले से कहना गलत होगा कि ऊपर ही जाएगा नीचे आएगा क्योंकि मार्केट है, कोई भी सिचुएशन में जा सकते हैं। हाँ, अगर कंपनी में दम है
तो उस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ पॉजिटिव नहीं हूँ, इन्वेस्टर भी देखिए पॉजिटिव है। जैसे म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, उसका सीधा-सीधा फायदा एफआईएस ने उठा लिया। अगर एफआईएस या फिर माल नहीं उठाते तो मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है। क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा टीम है, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद काम करते हैं। हाँ, क्या इंस्टीट्यूशन का लॉस नहीं होता? उसका भी लॉसेस होते हैं, फिर भी उस लॉस को मेज़र करके डीपली रिसर्च करके काम करते हैं, क्योंकि वो लाखों करोड़ का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है समीरा एग्रो एंड इंफा लिमिटेड। तो समीरा एग्रो एंड इंफा लिमिटेड बेसिकली 133 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का जो अपडेट है, कंपनी 4:1 रेशियो के यहाँ पे क्या देने वाला है, बोनस देने जा रहे हैं। जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। थैंक यू।